हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी सिंह। तो दोस्तों जो है ये हमारा चैप्टर जो है तीसरा है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां, और उसके अंतर्गत दूसरा लेक्चर है। इसमें हमें मात्रात्मक उपकरणों को पढ़ना है, लेकिन मात्रात्मक उपकरणों के दो लेक्चर लेंगे हम, वही जो है 40-40 मिनट के आसपास के, क्योंकि थोड़ा सा 7-8 मात्रात्मक उपकरण है तो फिर लंबा चला जाएगा, है ना। चलो, देखो, याद होगा मैंने आपको सबसे पहले बताया था एनडीटीएल, क्योंकि ये बार बार ये शब्द आ रहा है ना, जो आपको एनडीटीएल देख पा रहे हो। हम्म, ये जो शब्द आ रहा है एनडीटीएल, दरअसल इसको ऑलरेडी समझा चुका था, लेकिन फिर भी देख लो कि एनडीटीएल होता क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आपको इसे नहीं पता होगा तो बाकी मात्रात्मक उपकरण आप समझ नहीं पाओगे। देखो भाई, अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल हालांकि पिछले लेक्चर में डिटेल से कवर करवाया था। एनडीटीएल यानी नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी है। यानी यहां पर आप ये निवल मांग और सावधि देयता हिंदी में कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि किसी बैंक का जो टोटल देता है, कुल देता, उस बैंक की ये एनडीटीएल कहलाती है। ये आपको समझाया भी था, उस बैंक की एनडीटीएल कहलाती है। या फिर आप ऐसे कह लो कि किसी बैंक की जो कुल जमा राशि है वो उस बैंक की एनडीटीएल कहलाती है। तो इसको हमने डिटेल में बताया भी था आपको, पहले एक बार फिर भी देख लो। देखो, सबसे पहले बताया था कि भाई एनडीटीएल जो देताओं को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक था मांग देता, याद है, मांग देता। मांग देता में क्या सीन था कि भाई मांग देता के अंतर्गत दो अकाउंट थे, कासा जिसको हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है, कासा बोल देते हैं ना। इसका सीन क्या था कासा का, कि भाई जब भी आप मांग करोगे, आपको बहाना ना नुकुर नहीं बैंक करेगा, उसको आपका पैसा जो अकाउंट में जमा है वो देना पड़ेगा, मांग देता के अंतर्गत। ठीक है, तो आप रख लो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। क्या है बेटा? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ठीक है, फिर था दूसरा इसमें जो है सावधि देयता। सावधि देयता, यहां सावधि देयता क्या क्या सीन है बेटा? सावधि यानी टर्म, मतलब टाइम। सावधि मतलब टर्म, मतलब टाइम। सावधि से मतलब यहां पर ये है टाइम से। तो यहां पर दो अकाउंट आते हैं, एक एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट और एक आरडी। क्या है बेटा? एक आरडी। तो इनके तहत जो पैसा आता है वो सावधि देयता कहलाता है, और जो सेविंग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंतर्गत जो पैसा आएगा वो मांग देयता में जाएगा। जब मांग देयता और सावधि देयता को ऐड कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तब वह एनडीटीएल कहलाता है, किसी बैंक का एनडीटीएल कहलाता है। ठीक है, अब अगर ये समझ गए तो अब चलते हैं ऊपर, आपको सीआरआर पढ़ना है। बेटा जो सीआरआर है ये किसी भी बैंक की कुल जमा राशि का जैसे एक वो हिस्सा होता है जो आरबीआई टाइम टू टाइम जो है निर्धारित करती है कि उसमें से जो एक हिस्सा है, मान लो कि कोई बैंक है, अभी मैं बताता हूं, तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहां पर इकोनॉमी में एग्जाम्पल बहुत देने पड़ते हैं, एग्जाम्पल से ही आप चीजें समझ पाएंगे। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षी अनुपात, देखो ये बैंक की कुल जमा राशि यानी टोटल एनडीटीएल का वो हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य तौर से, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य है, अनिवार्य तौर से आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। वर्तमान में बेटा इसका जो मतलब रेशियो है वो टोटल जमा राशि का 4.5% है। अब सीआरआर के तौर पे जो पैसा रखा जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई ना ही उस पैसे में बैंक को ब्याज वापस करती है और ना ही आरबीआई उस पैसे को किसी प्रकार से यूज कर सकती है। चलो देखो, एक यहां पे आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे एक खाली पेज है। सीआरआर को अगर समझना है, कैश रिजर्व रेशियो को समझना है, नगद आरक्षी अनुपात को, तो चलते हैं कि मान लो एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी एक बैंक है। भाई पीएनबी के पास, ऐसे समझो कि पीएनबी के पास 100 रुपए की जमा राशि है,
100 रुपए की क्या है, जमा राशि है। ये क्या कहलाएगी, एनडीटीएल कहलाएगी, एनडीटीएल कहलाएगी। एनडीटीएल को चाहो तो बांट सकते हो कि भाई 4 क्षेत्र में, कि भाई जो करंट अकाउंट, चलो सेविंग अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट है इसमें 20 रुपया जमा है। करंट अकाउंट में भाई जो है आपका कितना, मान लो 30 रुपए जमा है। एफडी में भाई आपका जो है कितना, मान लो 40 रुपए जमा है। और आरडी जो है आपका, आरडी में भी कितना भाई, 10 रुपए जमा है। तभी तो टोटल देखो ना, 30 20 50 और इधर 50, तभी तो टोटल जोड़ोगे तो जाके कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। और ये टोटल 100 रुपया किसी बैंक का क्या कहलाएगा, जो भी जिस बैंक का, ये एनडीटीएल कहलाएगा। मान लो पीएनबी में टोटल 100 रुपया है, जरा समझना। अब टाइम टू टाइम इन सभी का बॉस कौन है, आरबीआई। भाई आरबीआई बैंकों का बैंक है, और बैंकों के लिए ये रेगुलेटरी बॉडी भी है। मतलब बिना जो है आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम में पत्ता नहीं हिल सकता। तो सारे इंस्ट्रक्शन कौन देगा, केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई देगा। बैंकों के लिए यही है। तो वही जो है टाइम टू टाइम जो है, जो रेज जो यानी जो मात्रात्मक उपकरण है, तो जो मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत जो ब्याज दरें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करता है बेटा, मैनिपुलेट करता रहता है। तो मान लो ये पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है, ध्यान से सुनना। अब पीएनबी के पास कितना एनडीटीएल है, 100 रुपया। अब आरबीआई कह रहा है, कौन कहेगा, आरबीआई कहेगा। आरबीआई क्या है, इसका बॉस है भाई, इसका क्या है, बॉस है। जो भी बोलेगा बैंकों को करना पड़ेगा। अब इससे सभी बैंकों के लिए उसने कहा कि तुमको जो है 4.5% टोटल जमा राशि का, टोटल जमा राशि यानी टोटल एनडीटीएल, एनडीटीएल कितनी, 100 रुपए है। तो 4.5% हमारे पास मतलब आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो 100 रुपए में से जो आपका 4 दशमलव कितना, मान लो इधर कितना चला गया, 4.5 रुपए चला गया। तो अब बताओ बैंक के पास अभी की दशा में कितना बचा, बैंक के पास जो बचा 95.5 रुपीज बचा ना। अब ये जो रुपया, ध्यान से सुनना, 4 पॉइंट है ये, ठीक है ना। अगर ये 4.5 रुपया जो आरबीआई के पास पंजाब नेशनल बैंक ने जमा किया, इस पैसे पर जो है पंजाब नेशनल बैंक को आरबीआई ब्याज नहीं अदा करेगी, और न ही इस पैसे को कहीं वो उठा सकती है, प्रयोग कर सकती है। तो सीआरआर में ये ध्यान रखना जरूरी है। ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन है, ये कोई भी बता देगा। दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी से जो क्वेश्चन आएंगे, देखो इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इंफॉर्मेशन वाले पार्ट से नहीं आते हैं, वो अप्लाइड सेक्शन से आते हैं, एप्लीकेशन वाले पार्ट से आते हैं। कि दरअसल सीआरआर का अर्थव्यवस्था में अगर रेट्स अप्स डाउन किए जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जरा आपको ये वाली पॉइंट जो है, ये बातें जो मेंशन है, ये तो समझ गई। एक बार वापस से सुन लो कि सीआरआर ये वह ब्याज दर है जो टोटल एनडीटीएल का बैंक जो है आरबीआई के पास, आरबीआई के द्वारा निर्धारित एक परसेंटेज जो टोटल एनडीटीएल का, वो आरबीआई के पास रखवाएगी अनिवार्य तौर से ध्यान रखना। दूसरा कि ये जो इस पैसे पर आरबीआई बैंक को कोई ब्याज अदा नहीं करेगी, कोई ब्याज नहीं देगी। और साथ ही इस बैंक जो पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया तो आरबीआई इस पैसे का प्रयोग भी नहीं कर सकती है। अब देखो ये जो धनराशि है सीआरआर के तौर पे, अब जरा समझना कि भाई अर्थव्यवस्था से क्या है, बाहर चली जाती है। अब कैसे बाहर चली जाती है, इसका क्या असर होगा वो मैं बताऊंगा। जरा इसे समझो पहले कि पहले क्या नियम था कि जो सीआरआर है ना बेटा, इस पर एक परिसीमन रेंज लागू होता था।
कि आरबीआई सीआरआर को 3% से नीचे नहीं ला सकती थी और 15% से ऊपर नहीं ले जा सकती थी। पहले यह नियम था कि आरबीआई सीआरआर को 3% से नीचे नहीं डाउन करेगी और 15% से ऊपर नहीं ले जा सकती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि आरबीआई संशोधन अधिनियम आता है 2006 और इसके माध्यम से बेटा ये जो परिसीमन है, जो रेंज है, वो क्या कर दी जाती है, ये जो है परिसीमन यानी रेंज खत्म कर दी जाती है। तो ये ध्यान रखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल सीआरआर याद करो कि मॉनेटरी टूल्स के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर अर्थव्यवस्था में बेटा बहुत तरलता है, बहुत मौद्रिक जो है बहुत लिक्विडिटी है, यानी मुद्रास्फीति ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करे कि अर्थव्यवस्था से पैसा सोख ले। जरा वापस से थोड़ा सा नीचे चलो और आप यहां से आसानी से समझ पाओगे। देखो बेटा, सीआरआर का दरअसल अप्लाइड सेक्शन क्या है, सीआरआर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब मान लो सीआरआर कितना बेटा 4.5% है, चेंज कर लो इसे, कितना बेटा 4.5% है। अब देखना कि अगर सीआरआर का क्या प्रयोग है, इसका प्रयोग देखो, सीआरआर का प्रयोग यहां से क्वेश्चन बनेगा इसके एप्लीकेशन से, इसके अप्लाइड सेक्शन से। अब कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, जरा समझो प्लीज। केस नंबर 1, अगर बेटा मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति है, क्या है, मुद्रास्फीति है मतलब महंगाई है। तो महंगाई किस वजह से है, मान लो कि महंगाई का अधिक होना मतलब तरलता अधिक होना। अगर महंगाई है तो मतलब तरलता, तरलता जो लिक्विडिटी है वो अधिक है। अब अगर लिक्विडिटी अधिक है तभी तो महंगाई है। अब आरबीआई की जिम्मेदारी भी है कि महंगाई को क्या करना है भाई, कम करना है। तो इसको क्या करना चाहिए, तरलता को कम करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, चलो तरलता को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। चलो भाई कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो अब सीआरआर के साथ क्या किया जाए कि अर्थव्यवस्था से तरलता जो है क्या हो, कम हो। अब वापस चलो, एनडीटीएल कितना था बेटा, किसी मान लो पंजाब बैंक का 100 रुपया एनडीटीएल था, याद करो पीएनबी का 100 रुपया एनडीटीएल था। अब सीआरआर 4.5%, मतलब कि ये तो पैसा चला गया कहां, आरबीआई के पास, ऑलरेडी बताया था कहां बेटा पहुंच गया, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास पहुंच गया नगद तौर पर, कैश में। ध्यान रखना कैश में, वो भी, ये भी ध्यान रखना कि ये पैसा आरबीआई के पास नगद में चला गया। तो बैंक के पास, इस पंजाब के पास कारोबार के लिए बचा 95.5 रुपया कारोबार के लिए बचा, 95.5 रुपया कारोबार के लिए बचा। अब क्या हो कि अगर महंगाई है तो इस पैसे को और कम करे, तो आरबीआई भाई बैंकों का बॉस है, आरबीआई कहेगा कि अब जो सीआरआर है वो 4%, 4.5% से बढ़ करके 10% होता है। कितना, 10% होता है। कितना होता है, 10%, 4% से बढ़ करके 10% होता है। अब जरा देखो कि 10% हुआ तो मतलब ये 10 रुपया कहां चला गया, आरबीआई के पास वापस से चला गया। भाई 10 रुपया चला गया क्योंकि रेट बढ़ गए। तो कारोबार के लिए इस बैंक के पास कितना बचा, मात्र 90 रुपया बचा। तो आप बताओ, अब ये बैंक जो है 90 रुपया कारोबार के लिए, तो अब 90 रुपया ही मार्केट में देगा, लेकिन पहले ये 95.5 रुपया देता। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अर्थव्यवस्था में बेटा बहुत ज्यादा पैसा है, यानी महंगाई बहुत ज्यादा है, अर्थात लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो लिक्विडिटी कम करने के लिए आरबीआई सीआरआर को क्या करेगी, बढ़ाएगी। यहां से क्वेश्चन बनेगा भी और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वापस से कि सीआरआर को क्या करेगी आरबीआई, इनहांस करेगी, सीआरआर को आरबीआई बढ़ाएगी।
तो केस नंबर तो ये 1 है। अब ध्यान रखो, मैंने एक और काम भी बताया था कि आरबीआई का ये भी काम है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि को भी प्रबंधित करना। याद है हमने पहले लेक्चर में आपको मैंने एक उद्देश्य बताया था। तो केस नंबर 1 में जान गए कि अगर महंगाई है तो आरबीआई सीआरआर को क्या करेगी, इनहांस करेगी, ताकि अर्थव्यवस्था से पैसा सोख ले। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई के पास 10 रुपया चला जाएगा और आरबीआई उस पैसे पर ना ही तो इंटरेस्ट देता है, ना ही मार्केट में ला सकता है। एक तरीके से वो पैसा हो गया फ्रीज, और फ्रीज हो गया तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ऑब्वियसली की जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, वो कम होगी ही होगी। लिक्विडिटी कम होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली कम होगी। तो ये दरअसल क्या है, फंडा है, ये कॉन्सेप्ट है। केस नंबर 2 भी कैसे हो सकता है, जरा केस नंबर 2 देख लो। केस नंबर 2, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी संभावना है, क्या हो जाए कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि भाई केस नंबर 2 ये है, ये आरबीआई की जिम्मेदारी भी है कि अगर अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी है तो पैसे को पंप करना है, अर्थात आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना है। भाई पैसे नहीं होंगे तो मंदी की दशा होगी, मतलब आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। अब ये जिम्मेदारी आरबीआई की ही है कि आर्थिक समृद्धि को भी क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित किया जाएगा। तो अब क्या है कि मान लो वही पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी, पीएनबी के पास जो है एनडीटीएल कितना है, 100 रुपए का एनडीटीएल है। अभी की दशा करंट की 4.5% है। ये क्या है, ये सीआरआर का रेट है। और अर्थव्यवस्था सूखी पड़ी है, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। तो अब आरबीआई कहेगी पंजाब नेशनल बैंक को कि आज से ये जो है ना, जो सीआरआर है वो मात्र 1% रहेगा। मतलब कि आपको जो 99% अर्थात जो 99 रुपए हैं, वह मार्केट में क्या करने के लिए, 99 रुपए जो हैं वह मार्केट में कारोबार करने के लिए, यानी जो 99 रुपए हैं वो कारोबार करने के लिए बचेंगे। अच्छा, मार्केट में कारोबार करने के लिए बचेंगे ये 99 रुपए, तो बताओ अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी जाएगी, यानी तरलता पंप होगी, तरलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इस सीआरआर के माध्यम से, यही इसका अप्लाइड सेक्शन है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी स्टेट सिविल सर्विस यही इंटरेस्टेड होगा, यूपीएससी यही इंटरेस्टेड होगा, आपसे ये कतई नहीं पूछेगा कि सीआरआर होता क्या है, कि ये भाई एनडीटीएल का एक, ये नहीं पूछेगा कि करंट में क्योंकि बदलता रहता है, तो ये भी नहीं पूछेगा कि एनडीटीएल के एक वो हिस्सा जो आरबीआई टाइम टू टाइम निर्धारित करता है उसको सीआरआर, ये बिल्कुल, और नगद तौर से जो है किसी बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसकी जो गणना है फोर्टनाइट होती है। फोर्टनाइट मतलब पखवाड़ा, यानी 15 दिन में इसकी जो है गणना होती है। मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो। जरा देखो, वापस आओ जरा, इसकी गणना कैसे हम करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक जो है 100 रुपया, पंजाब नेशनल बैंक के पास कितना, कितना भाई, 100 रुपए उसका एनडीटीएल था। अब पंजाब नेशनल बैंक के पास 100 रुपए का एनडीटीएल था, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या कर सकता है, ऐसे समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर अर्थ, इसकी जो काउंटिंग है कि मान लो जैसे 4.5% है, जरा समझो पहले। अब जो है 15 दिन में इसकी एनडीटीएल यानी 200 रुपया हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका ये भी जो अमाउंट है वो जाके 9 रुपया जो है हो जाएगा। भाई परसेंटेज सेम रहेगा, लेकिन जो अमाउंट है जो जमा होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस वजह से फोर्टनाइट इसकी गणना हर जो है 14 दिन में, यानी जो है पखवाड़े में होती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है अमाउंट वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये सीआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से सुनो, मैंने एक बार और बता दूं कि ये बैंक के कुल जमा राशि एनडीटीएल का वो हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य तौर से नगद में इन कैश किसके पास, आरबीआई के पास रखता है। ये अगेन ध्यान रखना, और ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इसके बाद आप कुछ भी जो है सीआरआर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत उसको आसानी से क्या कर लोगे, टैकल करते रहोगे। ठीक है।
चलो आखिर आगे देखो, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। अब ये एक बैंक की कुल जमा राशि का वो हिस्सा है, यानी एक बैंक की कुल जमा राशि का वो हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य तौर से अपने पास रखती है। मींस सीआरआर और एसएलआर में एक डिफरेंस। सीआरआर में हर हाल में नगद जो है आरबीआई के पास बैंक को अमाउंट रखना पड़ता था। एसएलआर में थोड़ा सा चेंज है कि है वैसी, लेकिन यहां पर चेंज ये है कि बैंक भाई अनिवार्य तौर से ये अपने पास रखती है। हालांकि यहां पर भी बैंक इसका प्रयोग नहीं कर सकती, यानी उपभोक्ता को ऋण देने के तौर पे किसी उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखना, ये फ्रीज हो जाएगा पैसा। लेकिन वापस से मैं जो बताना चाह रहा हूं वो, क्योंकि थोड़ा अंतर है सीआरआर में कैश में, इन कैश, इस वजह से इस बात पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए, तो वहां इन कैश आरबीआई के पास जमा करवा रहा है बैंक। एसएलआर में बैंक अपने पास रखेगा, कहां? अपने पास रखेगा। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल इंफॉर्मेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। वापस से थोड़ा सा देखो, अब भाई वर्तमान में जो है इस बैंक की कुल जमा राशि का जो रेशियो है परसेंटेज, वही मान लो कि एक बैंक है, उदाहरण लेते हुए चले, पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है। अगर आरबीआई ने कहा तुमको कि 18% जो है, क्या 18%, कितना भाई? 18% एसएलआर रखना पड़ेगा। अपने पास ही रखेगा ना, लेकिन ये पैसा फ्रीज तो हो गया ना, तो 18% रखना पड़ेगा। तो इस समय इसका रेट 18% है। बेटा पहले एसएलआर में भी कुछ रेंजेज परिसीमन लागू हुआ करते थे। अब इसमें यह था कि आरबीआई एसएलआर को पहले भाई 40% से ऊपर और 25% से नीचे नहीं, ये दो रेंज थे, इससे 40% से ऊपर नहीं ला सकता था, यानी एसएलआर को 40% से ऊपर नहीं बढ़ा सकता था और 25% से नीचे नहीं कर सकता था। लेकिन आरबीआई संशोधन अधिनियम वही 2006 के माध्यम से ये जो रेंज है, ये 25% वाली, इसको हटा दिया गया। हालांकि जो 40% वाली रेंज है ये आज भी लागू होती है। ध्यान से सुनना, ये जो रेंज है 25% वाली, ये आज भी हटा दी गई है। एक यहां पर और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो एसएलआर को सोना, नगद और सरकारी प्रतिभूति के तौर पे रखा जा सकता है। वापस से सुनो, एसएलआर को तीन तरीके में मेंटेन किया जा सकता है। मान लो एसएलआर है, अब ध्यान से सुनो, पंजाब नेशनल बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक की 100 रुपया की क्या थी? एनडीटीएल थी। अब इस 100 रुपए में से 18% कितना होगा? 18 रुपए होगा। इस 18 रुपए को तीन फॉर्म में पंजाब नेशनल बैंक अपने पास रख सकता है। चाहे तो वह गोल्ड में रखेगा, चाहे तो वो कैश में रखेगा, चाहे तो वो कैश में रखेगा, चाहे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रखेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे। ध्यान से सुनो, पंजाब नेशनल बैंक यानी एसएलआर, एसएलआर मतलब एनडीटीएल का वो हिस्सा जो अनिवार्य तौर से वो बैंक अपने पास रखेगा। अभी जो रेट है वो 18% है। तो भैया ये जो एसएलआर है, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट, तो ये तीन फॉर्म में, या तो गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, या कैश के फॉर्म में रख सकते हो, या जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ भाई, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकारी प्रतिभूति है, ये बताना जरूरी, अभी बताता हूं। अगर आप बैंक हो तो आप गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में से किसको प्रेफरेंस दो? पहले सरकारी प्रतिभूति थोड़ा सा जान लो, फिर इसे समझेंगे आप। यानी सरकारी प्रतिभूति इधर से लिख लेते हैं। पहले सरकारी प्रतिभूति समझ लो। क्यों सरकारी प्रतिभूति समझ लो, तभी आप जो है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति ही नहीं समझ आएगी तो फिर क्या आएगा। देखो जरा ऐसे समझो, इसको बड़ा सिंपल है कि है, मान लो ये सरकार, क्या है? सरकार।
सरकार को चाहिए पैसे, चाहिए क्या? पैसे। तो जो आरबीआई है, ये आरबीआई, ये सरकार का भी बैंक है। ये किसका भी? ये सरकार का भी बैंक है। यानी आरबीआई किसका भी? भाई ये जो सरकार है इसका भी बैंक है। अब बताओ कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? अपने बैंक के पास। इसी तरह सरकार को चाहिए पैसे तो कहां जाएगा? अपने बैंक के पास। इसका बैंक कौन? आरबीआई। आरबीआई। अब आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई कहेगा कि ठीक है भाई, तुम सरकार हो, ठीक है, आप पैसा चाह रहे हो, आपको मिल जाएगा। तो ये सरकार कह रही है कि भाई ये बताओ कि पैसा तो दे देंगे, कुछ तो गारंटी दोगे, हम कैसे मान लें? क्या है गारंटी के तौर पे? तो एक कागज का टुकड़ा ही दे दो लिख के। तो मान लो कि आरबीआई जो है कहा कि ठीक है भाई सरकार से कि तुम्हें अगर मान लो पैसे चाहिए तो तुम मेरे पास आए, तो पूछा कि कितना रुपया चाहिए? मान लो इधर आरबीआई वापस आओ, कितना रुपया चाहिए? सरकार ने कहा कि हमें 10 लाख चाहिए। उसने कहा ठीक है, एक काम करो कि 10 लाख रुपया कैसे चुकाओगे, कब चुकाओगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी हमें बता दो। तो सरकार ने कहा कि देखो, हम ये इस पैसे को जो है 1 साल में चुका देंगे। मान लो 10 माह ले लो, चलो 10 साल अभी ले लो, 10 साल में चुका देंगे। चुका देंगे। आरबीआई ने पूछा कि बताओ ब्याज दर क्या रहेगी? ब्याज दर क्या रहेगी? अब ये सारी चीज तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, तुम ये तो सब बता दिए, तो एक काम करो कि ये लिख करके हमें एक कागज के टुकड़े में दे दो कि हम आरबीआई से कागज के टुकड़े में, बस ये समझना है हमें, आरबीआई को जरा समझना है कि कागज के टुकड़े में लिख के दे दो कि हम जो है 10 साल में और एक इतनी ब्याज दर पे आपसे पैसे ले रहे हैं और इसके बाद हम आपका पैसा चुका देंगे। सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, हम लिख के दे देंगे। तो यही जो कागज का टुकड़ा है, यही क्या होगा? सरकारी प्रतिभूति होगा। मतलब ये समझो कि गारंटी पत्र, सरकारी प्रतिभूति गारंटी पत्र। कि आरबीआई ने क्या किया कि एक सरकार से पैसे देने के बाद एक गारंटी पत्र ले लिया। एक तरीके से गारंटी पत्र का मतलब कि ये जो है कि लिखा हुआ देखो मेरे पास लिखित में है, सरकारी प्रतिभूति। अब भाई सरकारी प्रतिभूति दो प्रकार की होती है, वापस से सुनो। सरकारी प्रतिभूति दो प्रकार की होती है। एक होती है बिल के तौर पे, बिल के रूप में, और एक होती है बेटा बॉन्ड के रूप में। बिल के रूप में और बॉन्ड के रूप में। मतलब वापस से सुनो कॉन्सेप्ट। अगर सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, मतलब कि मान लो कि सरकार को कोई खाने पीने की समस्या हो गई तो पैसे चाहिए कम अवधि के लिए, सिंपल से समझो, कम कम अवधि का मतलब 1 साल से कम, 1 साल से कम, तो उस सरकारी प्रतिभूति को बिल कहेंगे। अब मान लो सरकार को ब्रिज बनाना है, ब्रिज भाई एक दिन में तो बनता नहीं, 2 दिन में तो बनता नहीं, साल में भी नहीं बनता, तो इसको 10 साल के लिए पैसे चाहिए। कितने? 10 साल के लिए। तो अगर सरकारी प्रतिभूति की अवधि 1 साल से ऊपर की है तो उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड। आगे की क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है मनी मार्केट, वहां बिल और बॉन्ड के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। बस यहां पर एक टर्म आ गया था सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इस वजह से बताना जरूरी हो गया था कि आपको एक जो है मोर एंड लेस एक ये पता हो कि सरकारी प्रतिभूति क्या है। तो समझो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो सरकार भी उधार लेती है आरबीआई से, और आरबीआई भी वही जो है सरकारी प्रतिभूति बैंकों को दे देता है। जैसे कि जो है अब आरबीआई के पास पैसे नहीं तो उठा के बैंकों को दे दिया, वो आगे हम डिटेल में डिस्कशन
करेंगे। तो अब यहां पर एक ये कहा गया है कि जो एसएलआर है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो इसको गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हो, चाहो तो इसको कैश में रख सकते हो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हो। ध्यान रखना सीआरआर में ऐसा नहीं था, आपको कैश में ही रखना है, पर यहां पर कहा जा रहा है गोल्ड में रख सकते हो, कैश में रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रख सकते हो। अब यहां कॉन्सेप्ट समझना, बैंक क्या है भैया? बनिया। बैंक काम कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए। और आप बताओ कि पैसा उसने 100 रुपया लिया था पब्लिक से, और 100 रुपए में आपने कहा कि भाई 4.5 रुपया सीआरआर के तौर पे फ्रीज हो गया, उसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता, इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। अब आप दूसरा जो है फरमान जारी कह रहे हो कि एसएलआर अपने पास भी 18% रख लो। मतलब हमने 100 रुपया किसी से लिया कारोबार के लिए, उधार लिया, और आप कह रहे हो कि 20 रुपया तो आप 20 एवं 25 रुपया किनारे करके रख दो। तो आप बताओ 75 रुपया में ही हमें क्या करना है? 75 रुपए में ही हमें कारोबार करना है। इससे दरअसल इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि वो पैसा फ्रीज हो गया। क्या हो गया? पैसा फ्रीज हो गया। तो अब जरा समझना कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक होते तो गोल्ड के तौर पे उस जो है एसएलआर को मेंटेन करते, कैश के तौर पे रखते, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रखते? बताओ। अगर मैं बैंक होता तो मैं तुरंत जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे रखता। मैं गोल्ड में नहीं रखता बेटा, बहुत रिस्की होता है गोल्ड में रखना, कि भाई आज रेट बहुत ज्यादा हाई, कल डाउन, तो बहुत रिस्की है, पब्लिक का पैसा, रिस्क नहीं ले सकते। कैश भाई, कैश में रखोगे फ्रीज हो जाएगा। और गवर्नमेंट भाई, बैंक क्या है? बनिया, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें भी नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्यों? क्योंकि आप बताओ, वापस से चलो, ये बताओ, सरकार ने आरबीआई से कहा था कि हम 10 साल में चुका देंगे और साथ में तुमको ब्याज दर देंगे। अब भाई आरबीआई के पास पैसा नहीं था, तो आरबीआई भी कहां आ जाता है? ये भी बैंकों के पास जाता है। और आरबीआई कहां पहुंचा? पीएनबी के पास। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के पास। और आरबीआई ने कहा कि तुम एक काम करो, हमसे जो है ना, हमें 18 रुपए दे दो, मान लो 18 रुपए दे दो, और इसमें ब्याज वाज और रेट ऑफ इंटरेस्ट सब लिख दिया, और 18 रुपए लेकर के पंजाब नेशनल बैंक से आरबीआई ले गया, और आरबीआई उठा करके सरकार को दे दिया, जो कि ऐसा होता है, करता है। अब ये बताओ कि इसके पास जो है, अब वही जो कागज का टुकड़ा जो आरबीआई के पास था, उठा करके पंजाब नेशनल बैंक को पकड़ा देगा। अब वही पंजाब नेशनल बैंक, अब यहां पर देखो, पंजाब नेशनल बैंक को क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो वही कह देगा, कौन? आरबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कि देखो एसएलआर के तौर पे मैं क्या दिखा दूंगा? ये कागज का टुकड़ा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसी वजह से सरकारी प्रतिभूति को एसएलआर के तौर पे प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि भैया ना, यहां पर पैसा फ्रीज नहीं होगा भाई, यहां तो फाइनली ब्याज तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ऑब्वियसली ब्याज मिल रही है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहां पर जो है किसको वरीयता दिया जाएगा? एसएलआर में जो है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वरीयता दिया जाएगा। इसकी भी गणना बेटा वही फोर्टनाइट होती है, पाक्षिक होती है। इसकी भी गणना पाक्षिक होती है। मतलब कि मान लो एनडीटीएल 100 रुपए से 500 रुपया हो जाए, तो उसी के परसेंटेज, उसी के अकॉर्डिंगली क्या है? परसेंटेज बढ़ भी जाएगा। अगर मान लो 500 रुपए की बजाय 50 रुपए हो जाए, तो जो 18% में 18 रुपए अपने पास फ्रीज करके रखा था, तो अब वो क्या हो जाएगा? वो 9 रुपया ही रह जाएगा, 9 रुपया छूट जाएगा। इसी तरह सीआरआर में होगा। तो ये जो है, इसी वजह से इसकी गणना बेटा पाक्षिक होती है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। अब बेटा इसका अप्लाइड सेक्शन देख लो कि ये कैसे काम होता है। ठीक है, ये देखना बेटा बहुत जरूरी है। अब देखो, एसएलआर जो है, ये मौद्रिक नीतियों का एक उपकरण तो है, लेकिन बेटा बहुत प्रभावी उपकरण नहीं है। आप कैसे कह रहे हो कि उपकरण तो है, लेकिन ये प्रभावी उपकरण नहीं है? इसलिए क्योंकि भैया ये इस वजह से लाया गया था कि अर्थव्यवस्था में मनी को कंट्रोल किया जाए। पर बताओ, अप्रत्यक्ष तौर से ही सही, लेकिन पैसा कहां चला गया? अप्रत्यक्ष तौर से ही सही, लेकिन भाई जब आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे आरबीआई से बैंक ने क्या किया था? सरकारी प्रतिभूति को खरीदा था। तो भाई पैसा दिया, अब सरकार, आरबीआई किसको लेके दे दी? सरकार को। और सरकार जाके डैम बनाने में खर्च कर दिया, सरकार मनरेगा में खर्च कर दिया।
तो जो पैसे को दरअसल रोका जाना था उस पैसे को रोका ही नहीं, वो पैसा तो कहां अल्टीमेट जो है अर्थव्यवस्था में चला ही गया। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो एसएलआर है ना बेटा, ये प्रभावी उपकरण नहीं है। ये अर्थव्यवस्था में जो है, जो मुद्रा है उसके प्रवाह को, उस लिक्विडिटी को ये एक प्रभावी ढंग से कंट्रोल नहीं करता है। अब इसके द्वारा मान लो कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर आप देखो जरा समझो कि एक रिस्क है। अगर आप जो है किसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो फाइनली पब्लिक के पास पैसा पहुंच गया। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि भाई एसएलआर जो है एक उपकरण के तौर पे ये ऋण की दिशा को तय कर देता है कि पैसा कहां जाएगा, जो पैसा है उसकी जो डायरेक्शन क्या रहेगी, दिशा क्या रहेगी, उसको तय कर देता है। और यह जो है एसएलआर की दर ज्यादा हो, अगर फॉर एग्जांपल कि मान लो एसएलआर 18% की बजाय ये 50% हो, जरा समझना, अगर एसएलआर की दर क्या हो, ज्यादा हो, तो धनराशि ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगी, सरकार की तरफ जाएगी। क्यों सरकार भाई क्या आएगी, वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आरबीआई के पास, आरबीआई बैंक के पास, और बैंक उठा करके कहां चला ले जाएगा पैसा, सरकार की तरफ। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां जाएगा भाई, सरकार की ओर जाएगा। और सरकार भाई पब्लिक में ही खर्च करेगी, भी पब्लिक के लिए ही खर्च करेगी। तो अगर मान लो कि एसएलआर की दर ज्यादा होती है तो ऐसा होगा। अब अगर एसएलआर की दर कम हो, फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा धनराशि कहां बेटा, उपभोक्ता। क्यों, क्योंकि एसएलआर की दर कम है तो बैंक के पास पैसा ज्यादा बचा, बैंक के पास ज्यादा पैसा बचा तो बैंक मार्केट में पैसा पंप करेगा, तो उपभोक्ता को ऋण के तौर पर प्राप्त होगा। ठीक है, वापस से सुन लो, ये बहुत जो है इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है। ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर मान लो जो एसएलआर है, यही अप्लाइड सेक्शन है, इसका जो दर है बेटा अगर ज्यादा होता है तो ये पैसा कहां जाएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ जाएगा। फाइनली आना इसको जो है पब्लिक में ही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए ही आना है। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा तय हो गई, तो ये कहां, गवर्नमेंट से पब्लिक की ओर जाएगा। लेकिन मान लो एसएलआर की दर कम है, ऐसा भी सोच लो कि अगर दर कम है, मतलब कि अगर दर कम है 18% की जगह 8% है, तो बैंक के पास, जो पंजाब नेशनल बैंक था उसके पास ज्यादा पैसा बचेगा। ज्यादा पैसा बचेगा तो कहां देगा, पब्लिक को, तो भी पब्लिक को ही तो क्या देगा, पैसा ऋण के तौर पे देगा। इसी वजह से कहा जाता है कि एसएलआर एक प्रभावी उपकरण नहीं है। यही वजह है बेटा, क्योंकि जाना तो पैसा पब्लिक के पास ही है। तो बेटा सीआरआर और एसएलआर न सिर्फ मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, बल्कि भारत में जो मौद्रिक व्यवस्था है इसको भी जो है सुरक्षित बनाते हैं। और इनको जो है, इन्हें आरक्षी, दोनों को, इनको रिजर्व रेशियो या आरक्षी अनुपात भी कहते हैं। ये आज की क्लास इन्हीं दोनों को समझाने में, देखो जरा समझो, अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सभी का जवाब मैं आपको बारी बारी से दे दूंगा। ठीक है, तो ये यहीं तक, फिर मिलेंगे। और अगर नोट्स या कुछ कोई भी किसी प्रकार से कोई जानकारी या कुछ भी चाहिए आपको तो 9555031427 ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो 9555031427 पे। ठीक है, चल, थैंक यू, फिर मिलेंगे।